Good morning, students. This is class 9th, History, Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And today is going to your 7th class on this chapter. 1914 तक यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोप के अलग अलग देशों में सरकारें बनी, परंतु ये सरकारें जो है लिबरल्स की, रेडिकल्स की थी और सोशलिस्ट केवल उनकी नीतियों को प्रभावित ही कर पाए, वो सरकार नहीं बना पाए। ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम तक रशिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई राजनीतिक दल वैध या लीगल नहीं था। 1898 में सोशलिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, ने अपना अखबार भी निकाला, कर्मचारियों को दिशा दी और हड़तालें भी की। इसके बाद 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी। इन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इस बात पर दो भागों में बट गई कि जो सोशलिस्ट मूवमेंट हो, समाजवादी आंदोलन हो, उसका नेतृत्व किसान करें, पीजेंट करें या वर्कर्स यानी फैक्ट्री वर्कर्स, कर्मचारी करें। रेवोल्यूशनरी जो ग्रामीण इलाकों में सक्रिय थे, उनका मानना था कि रशिया में जो किसान हैं वो अपने आप ही अपनी ज़मीन को साझा कर लेते हैं, इकट्ठे जुताई करते हैं और प्रोडक्शन को, उत्पादन को आपस में बांट लेते हैं, वो बेहतर तरीका है। जबकि जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, जिनका लीडर लेनिन था, उनका कहना था कि किसान तो वैसे भी हैं जिनके पास इंडस्ट्री भी है और वो मजदूरों को अपने इंडस्ट्री में काम देते हैं। कहा कि रशिया जैसे देश में जहां जार निकोलस सेकंड ऑटोक्रेटिक रूलर है, निरंकुश शासक है, वहां जो दल है वो अनुशासित होना चाहिए और उसके सदस्यों की संख्या और क्वालिटी निर्धारित होनी चाहिए। इसलिए जो पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो 1898 में बनी थी, उसके दो हिस्से हो जाते हैं। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने अपनी अलग पार्टी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनाई कि जो जमीन है वो नोबल्स से लेके किसानों को दे दी जाए। संख्या कम थी, इन्हें मेंशेविक कहा गया और इन्होंने अपनी पार्टी के द्वार सबके लिए खोल दिए। जबकि लेनिन ने कहा, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट थे, उसने कहा कि हर कोई पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। उन्होंने अपना बोल्शेविक ग्रुप बनाया और इनकी संख्या मेंशेविक से ज़्यादा थी। इसके अलावा जो लिबरल्स थे, जो बदलाव चाहते थे और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी चाहते थे, उनका कहना था कि जार निकोलस सेकंड संविधान के अंतर्गत काम करे, संविधान बनाने की मांग की। लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट्स यानी लेनिन और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के साथ, किसानों और मजदूरों के साथ मिलकर 1905 की क्रांति में काम किया, हिस्सा लिया, संविधान की मांग की। जार निकोलस सेकंड एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। इसके अलावा नेशनलिस्ट ने भी और जदीदिस्ट जो इस्लाम में सुधार चाहते थे, उन्होंने भी इनका साथ दिया। 1905 की क्रांति से पहले, एक साल पहले 1904 में जो रशियन वर्कर्स थे, उनकी जो आधारभूत वस्तुएं थी, एसेंशियल गुड्स थी, उनके दाम बढ़ जाते हैं और उनकी जो सैलरी है, जो इनकम है, वो नहीं बढ़ पाती। इसलिए वो विरोध में खड़े हो जाते हैं और वर्कर्स की जो एसोसिएशन थी, जो ग्रुप था, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और
एक दिन ऐसा होता है कि 1904 में 4 सदस्यों को असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स से हटा दिया जाता है पुटिलोव आयरन वर्क्स में। तभी जो वर्कर्स थे, जो औद्योगिक फैक्ट्री में काम करते थे, उन्होंने विद्रोह या विरोध की जो आवाज़ है वो बुलंद कर दी और अगले कुछ दिनों में पीटर्सबर्ग में 1,10,000 जो वर्कर्स थे उन्होंने हड़ताल की, काम के घंटे 8 करने के लिए मांग की और कहा कि हमारी जो काम करने का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उसमें सुधार किया जाए। और उन्होंने फादर गैपोन के नेतृत्व में विंटर पैलेस की ओर एक जुलूस निकाला जिस पर पुलिस ने हमला किया। वर्कर्स मारे गए और 300 के करीबन घायल हुए, जख्मी हुए। को खूनी रविवार यानी ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इसी से के बाद एक घटनाएं शुरू हो जाती हैं और 1905 की क्रांति होती है। रशिया में हड़तालें होती हैं और जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो असैनिक पुस्तकालय यानी सिविल लाइब्रेरी की मांग करते हैं और जो वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जो मध्यम वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करते हैं और मांग करते हैं कि संविधान सभा का गठन किया जाए। कि 1905 की घटनाओं के माध्यम से क्रांति के दौरान जार निकोलस सेकंड ये बात मान लेता है कि वो एक निर्वाचित सलाह देने वाली संसद का गठन करेगा जिसे ड्यूमा कहा जाएगा। लेकिन तभी क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन है, फैक्ट्री कमेटी है, उनकी संख्या बढ़ जाती है और 1905 के बाद सभी ट्रेड यूनियन और फैक्ट्री कमेटी को इलीगल माना जाता है और की राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगाता है और 75 दिनों के अंदर नई डूमा को भंग कर देता है और फिर से एक और नई डूमा अगले 3 महीने में बनाता है। और किसी को भी अपनी शक्ति में कटौती करने की आज्ञा करने के लिए करने नहीं देता। और फिर तीसरी ड्यूमा बनती है जिसमें जार निकोलस सेकंड जो रेवोल्यूशनरी थे, जो लिबरल थे, उनको ड्यूमा से हटाकर तीसरी नई ड्यूमा में सभी कंजर्वेटिव लोगों को शामिल कर लेता है। अभी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है जिसमें एक और यूरोप के देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, जिन्हें सेंट्रल पावर कहा गया, होते हैं। उसके विरोध में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया होते हैं और ये युद्ध यूरोप से बाहर लड़ा गया। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। थैंक्स।